नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिक्र केदारनाथ धाम का करेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग की गई है। विधायक आशा नौटियाल ने सीएम धामी से ये मांग की है। केदारनाथ धाम को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, ये उनका कहना है। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन की मांग की गई है। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कोई गैर हिंदू अगर यहाँ शराब और मांस पहुंचाने का काम कर रहा है तो साफ बात है कि वो केदारनाथ धाम को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी और हम लोगों ने प्रशासन ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के थी कि मतलब वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो, रोड ठीक हो, बाकी जो हमारे व्यवसायी केदारनाथ में जाते हैं उनके लिए समय पर वो अपना काम वहाँ पे शुरू कर दें, उनकी दुकानें लग जाए। ये सब विषय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहाँ पर हुई थी। तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होती हैं और बार बार ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन मतलब इन पे मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो बहुत जोर शोर से लोगों ने उठाया था, तो इसीलिए मैंने भी कहा कि यदि कुछ लोग इस तरह की हरकत जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ महीनों लगा करके वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहाँ पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है। और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है, वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था वापस जाए, वो उसी आस्था को लेके। एकाध लोगों के विषय में तो पहले ही जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, हैं? जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा, के लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे। अच्छे ऑफिसर्स हैं, करेंगे वो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर ग्राउंड ओ से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, पहले भी मैं आपसे इसी विषय पर बातचीत कर रही थी, ये बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, केदारनाथ धाम का जिक्र लगातार हो रहा है। ये ऐसा पुण्य धाम है जहां से संपूर्ण विश्व से लोग यात्रा की मंशा से आते हैं। जब इसी तीर्थ क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन की तरह एक तरीके से डेवलप किया जाएगा, तो यहाँ पर मांस, मंदिरा, इन तमाम चीज़ों का जब सेवन हो रहा है, जो आशा नौटियाल खुद भी कह रही हैं, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको क्लियर आउट करना, ये एक टास्क बड़ा है। निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा हिंदू धर्म में एक बड़ी यात्रा मानी जाती है और यही वजह है कि देश के कोने कोने से लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। और यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरह से केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की बात कही है, इसको लेकर योजना भी बनाई जा रही है। दरअसल समझना होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी देखा है कि जो वहाँ व्यवसाय करते हैं उसमें ज्यादातर लोग गैर हिंदू होते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं, खच्चर चालक जो होते हैं, इसके अलावा फल फ्रूट बेचने वाले होते हैं, तो तमाम तरह के जो व्यवसाय हैं वो गैर हिंदू वहां पर करते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ भी माना जाता है, क्योंकि बीते वर्ष भी हमने देखा है कि जिस तरह से कई ऐसी वीडियो वायरल हुई है जो कहीं ना कहीं अपने आप में लेकिन संजय देखिए, एक टास्क है। मेरे जहन में बार बार ये सवाल भी आ रहा था, और जिस दौरान हम पहले बातचीत कर रहे थे तो मैंने खबर के दौरान टीच भी किया था कि आपने खच्चर का जिक्र किया, फूल व्यवसायी, फल व्यवसायी, होटल व्यवसायी, कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर गैर हिंदू हैं, और कई तो ऐसे भी हैं गैर हिंदू जिनका घर है, क्योंकि जब हम केदारनाथ की बात करते हैं तो एक पूरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है
और जब वो ट्रैकिंग रूट है वो पूरा केदारनाथ में आता है, उस रूट में कई ऐसे लोगों का घर भी पड़ता है जो गैर हिंदू हैं, उनको कैसे आप वहां से हटा देंगे या फिर उनकी जीवन शैली को आप कैसे रोक देंगे, ये एक टास्क बड़ा होगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सवाल किया है और लगातार हमने देखा भी है कि हम भी वहां पर यात्रा के दौरान जाते हैं तो कई जब वहाँ जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, क्योंकि जब हम ऊंचाई की यात्रा करते हैं तो वहाँ हमें खच्चर की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं वो गैर हिंदू है। इसके अलावा आसपास लोग वहाँ गैर हिंदू रहते भी है, जिसको लेकर कई तरह के पहले भी सवाल उठे हैं। इसको लेकर अब जिस तरह की जो विधायक है आशा नोटियाल, उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी एक योजना बनाई जाए जिससे कहीं ना कहीं उनका भी समाधान निकल सके और जो आस्था है उसको भी कहीं ना कहीं धुमिल ना हो, यानी आस्था किसी भी तरह की भंग यहाँ पर ना हो, क्योंकि हिंदुओं की एक बड़ी आस्था यात्रा से जुड़ी होती है। अब हमने देखा है कि इससे पहले कई बार वहाँ पर बैठकें भी हुई है और जिस तरह से मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई है, जो वहाँ व्यवसाय करने वाले व्यापारी है, तो ज्यादातर उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया है कि जो गैर हिंदू है उन्हें यहाँ आने से कैसे रोका जा सकता है। इसी को लेकर अब एक योजना बनाई जाएगी और योजना के बाद किस तरह से इस का समाधान होता है और किस तरह से गैर हिंदुओं की वहाँ पर एंट्री को। संजय, एक सवाल मेरे जहन में और बार बार आ रहा है। हरदा को अभी आप सुन रहे थे, आशा नौटियाल को भी आपने सुना होगा। दोनों का बयान जो है वो दो धुरी का बयान नजर आता है, क्योंकि हरदा अनुभवी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्टेट के। वो कह रहे हैं कि आशा नौटियाल को अगर कोई तकलीफ है या कोई उनकी डिमांड है तो वो सीधे सीएम को बोल दें, या ये तो सीएम के एज की भी बात नहीं है, ये तो सीधे एसपी और डीएम को कह करके हो जाएगा। लेकिन जब हम और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी गैर हिंदू हैं। क्या ये वाकई डीएम और एसपी के लेवल की बात है या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा? देखिए, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आस्था के साथ साथ जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनकी जीवन शैली किस तरह से चल रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा पर कई ऐसे लोग हैं, चारधाम यात्रा पर ही उनका जीवन यापन होता है, कई महीनों तक इंतजार करते हैं। उसके बाद वहाँ रहने वाले लोग सोचते हैं कि अब यात्रा शुरू होगी और अब हमारा व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे उनका कामकाज चलेगा। तो ऐसे में एक बड़ी बात है, एक आदेश इस तरह का जारी करना या फिर इस तरह से गैर हिंदुओं को एक साथ हटाना एक बड़ी बात है। दूसरी ओर विपक्ष की अगर माने तो, यानी जो हरदा कह रहे थे, हरदा का कहना ये भी है कि वहाँ के जो डीएम है, एसएसपी है, वो भी हटा सकते हैं और जिस तरह आशा नौटियाल सीधा सीएम को भी कह सकती है। तो इससे एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। लगातार हम देखते हैं कि जब इस तरह का गैर हिंदू और हिंदुओं की बात होती है तो जो विपक्ष होता है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को घेर लेता है और कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। पूजा, चले, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के सफर में आगे बढ़ रहे हैं, चारधाम यात्रा का जिक्र एक बार फिर से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश की जो आर्थिकी है वो चारधाम यात्रा पर टिकी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। परिवहन निगम से लेकर के तमाम जो विभाग हैं वो इन तैयारियों में जुट गए हैं। परिवहन विभाग ने शुरू करी है तैयारी, रास्ते में बनाए जाएंगे अस्थायी बस स्टॉपेजेस। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। परिवहन निगम के साथ साथ पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग भी यात्रा को सुगम बनाने के लिए जुट गए हैं। रुड़की बस डिपो के एजीएम के मल्होत्रा ने बताया है कि हर साल चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, इसलिए इस बार विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने मां गंगा आरती और पूजन अर्चन किया, साथ ही प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। परमार्थ निकेतन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस योग महोत्सव में 75 देशों के 1500 से ज्यादा योग साधकों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा, ऋषिकेश के पवित्र गंगा तट पर योग साधकों का यह अद्भुत समागम न केवल भारत और उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा का प्रमाण है, बल्कि योग के वैश्विक प्रभाव को भी दिखाता है।
उत्तराखंड के देहरादून में मोबाइल वैन कैंप के जरिए प्रदेश के कई इलाकों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि अब तक 5 बार कैंप लगाकर 600 से ज्यादा पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा, हमने अब तक कई क्षेत्रों में 5 कैंप लगाए जिनमें 600 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन अगस्त्य मुनि में मोबाइल वैन कैंप लगाया जाएगा। ये कैंप 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें नए और पुनर्निर्गमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कैंप में आवेदन के लिए आवेदकों को पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। कैंप में केवल नए और पुनर्निर्गमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर विधायक टमटा ने गरीब लोगों के विवाह का जिम्मा उठा लिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग सामूहिक विवाह करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने होटल बनाया है, जिसमें बारात हॉल भी मौजूद है। लोगों को इसके लिए उनके कैंप कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जिस दिन विवाह की तारीख तय होगी उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोग भी इस मैरिज हॉल में विवाह कर सकते हैं, लेकिन पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही विधायक टमटा ने बताया कि 2018 में उन्होंने इस होटल के लिए लोन लिया था, जो 2021 में पास हुआ, जिससे उन्होंने 8 कमरे का होटल और एक विवाह हॉल बनाया है। अब वो इसके जरिए गरीबों की मदद करना चाहते हैं। हरिद्वार में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सिडकुल में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन माफिया कर रहे हैं खनन का भंडारण भी। उप जिलाधिकारी की चेतावनी के बाद भी माफिया सक्रिय है। हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में खनन माफिया बेखौफ होकर बिना अनुमति के अवैध खनन का भंडारण भी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि खनन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है, जिससे विभाग की लापरवाही सामने आ रही है और सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों उप जिलाधिकारी ने अवैध खनन भंडारण करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद माफिया सक्रिय हैं। प्रशासन की उदासीनता के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और राजस्व का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिडकुल पेट्रोल पंप पर लूटपाट की गई। इसको लेकर के पुलिस ने लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट करी और 5,500 रुपए लूट करके फरार भी हो गए थे। इस दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करी। पुलिस ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी। हरिद्वार में होली पर हुए झगड़े दुर्घटना में 50 लोग घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अलग अलग विवादों में कई लोग घायल हुए। हरिद्वार के सिडकुल में ही शव मिला है। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका शव मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। तलाशी के दौरान मृतक के पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में सियासत और मौसम दोनों ही कब बदल जाए पता नहीं चलता। ऐसे में उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बारिश और बर्फबारी ने बढ़ा दी है ठंड। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है।
गर्मी का आगाज होने लगा था, तो वहीं फिर से निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिससे ठंड का एहसास होने लगा है। और वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात की जाए तो शीतकालीन प्रवास मुखवा, हरसिल, धराली में हल्की बर्फबारी फिर से देखने को मिली है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर भी बर्फबारी हुई और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास फिर से एक बार ग्लेशियर आने से राजमार्ग बंद हो गया। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के मौसम में इन दिनों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं तेज धूप खिल रही है तो कहीं बादल नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह को हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। बीते दिन देहरादून के ज्यादातर हिस्सों में अधिकांश रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के सभी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रदेश के पर्वतीय जिलों में 3200 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलटी एक कार। तेज रफ्तार के कारण 6 बार कार पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हरिद्वार के सिडकुल रोड पर तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर 6 बार पलटी खा गई, जिसकी वजह से कार में सवार 3 युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार तेज गति से हरिद्वार की ओर जा रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे खंभे से टकराकर पलट गई। इस भयानक हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की में शव मिला है। कर्मचारी का शव मिला है। सिंचाई विभाग कार्यालय में मिला है शव। 2 दिन से लापता था कर्मचारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की में उत्तराखंड सिंचाई विभाग के कर्मचारी का शव कार्यालय में ही मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग का कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। तो वहीं परिजनों में इस हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेट है श्री अमर सिंह, उनका फ़ोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना हो ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा। उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस का। परिवार के लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे चौकीदार का काम करता है। मौके पे आ गए हम लोग, जांच चल रही है अभी, ठीक है। जैसा भी आएगा जांच में तो उसके अनुसार ही जांच का विषय है, फिर जांच में देखेंगे जो भी होता है। फिर उसके हिसाब से ही जो है कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पर आया था वो घर था, और यहाँ से ये जो कर्जे वाले कहते हैं वो बच्चा अंदर को पे आकर महाराज जी गजनदर नाम का आदमी है, एक पर कर्मचारी एरिकेशन में कुछ बाहर के आदमी कुछ होता नुकारे तो हमारा 8-10-12 लाख रुपए बैटरेस पर जुटो ही काम होते। वो ड्यूटी करता जी, मेरा पति की जगह मेरा चौकीदार था, मेरे आदमी की जगह पापा की जगह ड्यूटी पर करता।
चौथा दिन था जी, सारे में ढूंढते फिरे हम, सासू बहू थे दोनों, हम क्या करते, दो छोटे छोटे बच्चे थे कमरे में हमारे। किसी ने हमारी फरियाद नहीं ली, हम सारे में फिरे, हम रिपोर्ट भी कल परसों के करने को फिर रहे। दफ्तर वालों ने मना कर दी कि अभी ना करो, कहता वो वापस आ जाए, फिर उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी। ये ड्रापा में दे दिया कभी वो वापस आ जाए, वो बाजी फेरी कर देता इस तरह। देहरादून में नगर निगम का एक्शन देखने को मिला। निगम क्षेत्रों की खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक होंगी। नगर निगम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाली टीमें बढ़ा दी गई हैं। टीमों की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। देहरादून में नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाया जा रहा है। नगर निगम ने खुद इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, अब इन टीमों की तादाद बढ़ाकर 40 की गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत दर्ज करा सकता है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।